जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी सबकी। हम लोग का आज लेक्चर नंबर 25 रिकॉर्ड हो रहा है। अभी तो टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही है, बट आई होप 25th लेक्चर है, 26th जाते जाते सिंटेक्स खत्म हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि सिंटेक्स के थ्योरी वाले पीडीएफ के साथ साथ 300 प्रैक्टिस क्वेश्चंस विथ आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस आपको दिए हुए हैं पीडीएफ के रूप में। पीडीएफ का लिंक वहाँ पे डाला हुआ है वीडियोस में, पहला वीडियो में और आखिरी वीडियो में भी डलेगा। जितने भी चैप्टर्स होंगे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो प्लेलिस्ट के हर चैप्टर में हर टॉपिक का पहला वीडियो और आखिरी वीडियो में थ्योरी का और क्वेश्चन आंसर का दोनों का पीडीएफ का लिंक डला हुआ मिलेगा आपको। तो आप उसको भी डाउनलोड कीजिए। आपके पास पीडीएफ के फॉर्मेट में सारी थ्योरी, इससे भी ज़्यादा डिटेल में आया हुआ रहेगा, मिल जाएगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 300 क्वेश्चंस सटीक तरीके से बनाए हुए हैं विथ आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस, वो भी आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है ना? है। इस लेक्चर में देखते हैं अगले रूल्स को। अगला रूल क्या कहता है? नाउन्स के बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको शायद बताया था कि नाउन्स का जितना भी यूजेज होता है नाउन का, हम लोगों ने नाउन चैप्टर में वो पढ़ा है कि कौन से नाउन का क्या कैरेक्टर होता है, कौन हमेशा सिंगुलर होते हैं, कौन हमेशा प्लूरल होते हैं, किनका क्या कैरेक्टर होता है। ये हमने पिछले वीडियो में शायद आपको बताया था। तो उसी क्रम में आगे के कुछ नाउन्स हैं। ये क्या है? कैटल, पुलिस, पब्लिक, इन्फेंट्री, पैदल सैनिकों की टुकड़ी है ना। पहले के जमाना में जब लड़ाई होता था, राजा चलते थे तो राजा जी रथ पे हैं, चारों तरफ में घुड़सवार सैनिक है, हाथी वाला सैनिक है, और फिर पैदल सेना का एक विशाल जत्था रहता था साथ में। तो जो पैदल चलने वाला पूरा टुकड़ी रहता था, पूरा जत्था, पूरी सेना, उसको कहते हैं इन्फेंट्री, और घोड़ा वाला को कहते हैं कैवेलरी। फिर जेंट्री मतलब होता है बुद्धिजीवी लोगों का वर्ग, होशियार लोगों का समूह। पीजेंट्री माने होता है किसानों का समूह। तो ये जो कैटल, पुलिस, पब्लिक, इन्फेंट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, ये सब लिखा हुआ कैवेलरी, ये आपको देखने में शायद सिंगुलर लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एस या एस लगा हुआ नहीं है। लेकिन ये ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में तो आपको लगेंगे सिंगुलर, लेकिन हैं एक्चुअली प्लूरल। अब चूंकि नेचुरली प्लूरल है, ये देखने में ऐसे हैं बस, लेकिन जैसे स्पेलिंग लिखा हुआ ये सब के सब प्लूरल है, जितना भी दिख रहा है। तो चूंकि नेचुरली प्लूरल हैं, इसलिए इनमें अलग से एस यस लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब हम कैटल्स, इन्फेंट्रीज, पिजेंट्रीज, पोल्ट्रीज, कैवेलरीज ये सब नहीं लिखेंगे। और चूंकि ये नेचुरली प्लूरल हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो क्या है? एग्जाम्पल्स देखते हैं। लिखता है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सबसे पहली बात, आर लिखा वो सही लिखा, लेकिन कैटल्स जो है वो गलत लिखा हुआ है। होना क्या चाहिए? कैटल्स वाला एस कटना चाहिए और होना चाहिए द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कभी भी एस या एस इनमें नहीं लगता है, और वर्ब हमेशा प्लूरल लेंगे। देखने में भले ये सिंगुलर जैसे लग रहे हैं क्योंकि इनमें एस या एस नहीं लगा हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा। फिर है द पीजेंट्री ऑफ इंडिया नीड्स गवर्नमेंट हेल्प। भारत के किसानों को, किसान वर्ग को सरकार की सहायता चाहिए। तो ये जो द पीजेंट्री लिखा हुआ है, पीजेंट्री है प्लूरल, सामने देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है पीजेंट्री प्लूरल है। तो यहाँ नीड्स जो वर्ब है वो सिंगुलर कैसे होगा? नीड रहेगा, V1 रहेगा, तब ना प्लूरल होगा। इसमें एस लगा दिए तब तो ये V5 हो गया, सिंगुलर हो गया। इसलिए अगर सही करना है तो यहाँ से एस को हटाना पड़ेगा। तो असल में जो नीड्स लिखा हुआ है ये गलत है, एस हटेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? नीड, तब जाके वो सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे नीड लिखेंगे।
फिर तीसरा है, कहता है द इन्फेंट्रीज डिप्लॉयड अलोंग द बॉर्डर इज वेल इक्विप्ड। वेल इक्विप्ड मतलब सारा चीजों से लैस, सब चीजों से परिपूर्ण, कोई दिक्कत कोई कमी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन्फेंट्रीज लिखा हुआ है, तो इन्फेंट्रीज होता ही नहीं है, क्या होता है, इन्फेंट्री होता है, ठीक है ना, इन्फेंट्रीज नहीं होता है। प्लस आगे जो लिखा हुआ है, इन्फेंट्री डिप्लॉयड अलोंग द बॉर्डर इज वेल इक्विप्ड लिखा हुआ है, इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि दो दो एरर वाला था, जानबूझ करके एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा लिखा गया कि हर जगह हमारा ध्यान रहे। तो यहाँ पे इन्फेंट्रीज नहीं होगा, इन्फेंट्री होगा। और चूंकि ये प्लूरल होता है नेचर में, इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगे वो सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा, ईच के जगह आर होगा, ठीक। फिर एक टर्म जो पुलिस लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे ध्यान दीजिएगा। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि वहां पे 3-4 पुलिस था तो हम बच के निकल गए, भाग गए, चाहे हम देखे 6-7 गो पुलिस इधर आ रहा था। तो पुलिस ऐसा शब्द है जिसको जब आप काउंटेबल फॉर्मेट देना चाहेंगे, माने संख्या के साथ बताना चाहेंगे कि कितना था, तो पुलिस में संख्या नहीं लगता है, 6 पुलिस, 8 पुलिस, 10 पुलिस, 1 पुलिस, ऐसा नहीं कहते हैं। एक कहना होगा तो कहिएगा पुलिस मैन, या औरत होगी तो पुलिस वोमैन, और एक से ज्यादा होगा तो पुलिस मेन, और औरत होंगी तो पुलिस वीमेन, ये लिखेंगे इसके साथ संख्या। जैसे आप कहिएगा कि थाना में 16 पुलिस था, तो 16 पुलिस नहीं, 16 पुलिस वाले, तो हम क्या कहेंगे, देयर वर 16 पुलिस मैन, 16 पुलिस नहीं कहेंगे, 16 पुलिस मैन इन द पुलिस स्टेशन। थाना को पुलिस स्टेशन बोलते हैं। आप कहिएगा ट्रैफिक, वो चौराहा पे 2 पुलिस था, ट्रैफिक वाला पुलिस था, तो 2 ट्रैफिक पुलिसमैन, पुलिस नहीं, ठीक है। तो जब भी पुलिस वर्ड का आप यूज करेंगे तो ऐसे ये प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द पुलिस हैज बीन इन्फॉर्म्ड, तो यहाँ पे हैज कट जाएगा, गलत है ये, हैज के जगह पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। और यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ है दे आर ऑन देयर वे, वो लोग रास्ते में आ रहे हैं। तो ऐसे तो पुलिस प्लूरल होता है, सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, हैव होगा। लेकिन जब ए पुलिस यहाँ पे लिखना हो, आपको एक पुलिस की बात करनी हो, तो ये जो ए पुलिस लिखे हैं वो गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए पुलिस मैन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए पुलिस नहीं होगा, यहाँ होगा ए पुलिस मैन वाज फाउंड टेकिंग ब्राइब फ्रॉम द विलेजर्स। एक पुलिस वाला गांव वालों से घूस, ब्राइब माने घूस होता है, ये जो ब्राइब है इसका मतलब घूस होता है, तो एक पुलिस वाला गांव वालों से घूस लेता पकड़ा गया। तो यहाँ पे ए पुलिस नहीं लिखेंगे, ए पुलिस मैन वाज फाउंड टेकिंग ब्राइब फ्रॉम द विलेजर्स। फिर व्हेन आई रीच्ड द पुलिस स्टेशन आई फाउंड ओनली 6 पुलिस। व्हेन आई रीच द पुलिस स्टेशन, जब मैं थाना पहुंचा तो क्या पाया, आई फाउंड ओनली 6 पुलिस, तो यहाँ पे 6 पुलिस नहीं होगा, यहाँ पे 6 पुलिस मैन होगा। 6 है तो मैन, एक रहेगा तो मैन, और फीमेल के केस में वुमेन और वीमेन, ठीक है। समझ गए इस बात को कि कैवेलरी, पोल्ट्री, कैटल, पुलिस, पब्लिक, इन्फेंट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, ये सब जो होता है ये देखने में भले लग रहा होता है सिंगुलर जैसा, क्योंकि इसमें एस या एस हमें नहीं दिख रहा होता है, लेकिन असल में ये है प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा, और असली में जो प्लूरल है ही उसमें एस एस लगाने का भी जरूरत नहीं है। पुलिस वाले में 1 पुलिस, 2 पुलिस, 4 पुलिस नहीं कहेंगे, 1 पुलिस कहना है तो ए पुलिस मैन, 5 कहना है तो पुलिस मैन, ठीक है। और ऐसे पुलिस को जब सिर्फ हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये प्लूरल नेचर का होता है, इसलिए वर्ब भी इसके साथ प्लूरल लगेगा। क्लियर है। अब एक और रूल को लिखते हैं अगले स्लाइड में, फिर इन दोनों रूल्स के ऊपर हम लोग सवाल लिखेंगे, ठीक है। तो अगला रूल नेक्स्ट स्लाइड में लिख, इन रूल्स की बात हो रही थी, तो ये कौन कौन से हैं। जैसे लिखा हुआ है जूरी, जूरी मतलब क्या होता है जानते हैं, जजों का समूह। जजों का समूह मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई मुद्दा है, कोई केस है, उस पे बेंच बनाए जाते हैं। जज का जो ग्रुप होता है,
किसी काम के लिए 2, 3, 4 जज को नियुक्त किया गया, लगाया गया कि आप चारों मिलके इस मुद्दे पर फैसला दीजिएगा। अपना अपना रिसर्च कर लीजिए, अपने अपने हिसाब से गवाह गुजरा लीजिए, सारा कुछ जो प्रोसेस होता है वो कीजिए और चारों मिलके इस पे डिसीजन दीजिए कि क्या होना चाहिए। तो वो जो जज का ग्रुप होता है उसको लीगल भाषा में बेंच या जूरी बोलते हैं, ठीक है। तो जूरी का मतलब होता है जजों का समूह, या फिर फैमिली है ना, परिवार के सदस्यों का समूह जो होता है उसको फैमिली बोलते हैं। क्लब, कंपनी, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, टीम, ऑडियंस माने श्रोता जो बैठे रहते हैं सारे लोग। क्रू किसे कहते हैं? तो कोई भी जो एरोप्लेन हो चाहे शिप हो, माने पानी वाला जहाज हो चाहे हवा वाला जहाज हो, उसमें जो काम करने वाले सदस्य होते हैं, खास करके इन दोनों में, तो उनको क्रू कहते हैं। ऐसे क्रू टिपिकली आप किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी काम, किसी भी समूह में काम करने वाले सारे कार्यकर्ता जो होते हैं, बड़े से लेके छोटे तक में सबको एक साथ मिला के क्रू कहा जाता है। जैसे मूवीज वगैरह भी जो होता है उसमें कास्ट एंड क्रू होता है। तो कास्ट एंड क्रू का, कास्ट का मतलब हुआ जो जो फिल्म में काम किए हैं, जो पर्दे पे आपको दिख रहे हैं, और क्रू का मतलब होता है जो पर्दे के पीछे से हैंडल कर रहे थे सारी चीजों को। तो इनमें क्या खासियत है देखिएगा, ये जितने भी नाउन्स लिखे हुए हैं, वो जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं, इनमें क्या खासियत है, ये एक समूह को दिखाते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक समूह को दिखाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, कंपनी है, टीम है, फैमिली है, ये बहुत सारे लोगों से मिलकर, बहुत सारे मतलब कोई 5 के बने हो सकते हैं, कोई 20 के हो सकते हैं, कोई 50 के, कोई 100 के, तो बहुत सारे लोगों को मिला करके तब ये वाला ग्रुप बनता है, ये वाला फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है इसके ऊपर ये लॉजिक है। जैसे कहा जाएगा कि टीम ने अभी डिसीजन नहीं लिया है कि फलाना खिलाड़ी को खिलवाएं कि नहीं खिलवाएं, है ना, मैच चल रहा है अभी चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें कहा जाएगा कि अगले मैच में कोई XYZ खिलाड़ी को लिया जाना है कि नहीं, ये टीम ने अभी डिसाइड नहीं किया। तो टीम ने नहीं डिसाइड किया माने क्या हुआ, जो ऑन ग्राउंड 11 प्लेयर्स खेलते हैं वो डिसाइड करेंगे। टीम ने डिसाइड नहीं किया मतलब जिन जिन सदस्यों को ये डिसीजन लेने का हक दिया गया है उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया, मतलब वो सब अभी अंडर प्रोसेस अपना अपना दिमाग से सोच रहे हैं, अभी फाइनल फैसला नहीं दिया है। अगर कहा जाएगा कि सोसाइटी सोच रही है कि इस रूल को अगले महीने से लागू करें, तो सोसाइटी सोच रही है का क्या मतलब हुआ कि सोसाइटी में जिन जिन को मेंबर बनाया गया है कि हाँ जी आप ऐसा ऐसा काम कीजिएगा, वो सारे मेंबर्स इस बात को सोच रहे हैं, ये नहीं इसका मतलब हुआ। कहा जाएगा कंपनी बिहार में एक प्लांट खोलने पे विचार कर रही है, तो कंपनी विचार कर रही है का मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों को का एक जो बोर्ड बनाया गया होगा, उस बोर्ड में, उस कमिटी में जितने भी लोग होंगे वो सब मिल के आपस में विचार कर रहे हैं अभी कि हाँ बिहार में प्लांट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये जितने नाउन्स आपको दिख रहे हैं इनका प्लूरल भी बनता है। जैसे टीम माने एक टीम, अब क्रिकेट की बात करें तो एक टीम रहेगा तो टीम लिखेंगे 11 प्लेयर्स का हो जाएगा, और टीम्स लिख दिए, मान लीजिए लिखे 2 टीम्स, तो 2 टीम्स का मतलब क्या हुआ, 11 खिलाड़ी एक में, 11 खिलाड़ी एक में, 11 का 2 टीम। तो टीम का टीम्स, फैमिली का फैमिलीज, क्लब का क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशंस, सोसाइटी का सोसाइटीज, ये प्लूरल भी बनता है सबका, इन सबका प्लूरल बनता है। लेकिन बिना प्लूरल बनाए भी इसी रूप में, जिस रूप में ये लिखे हुए हैं, ठीक इसी रूप में भी हम चाहें तो इनके साथ प्लूरल और सिंगुलर दोनों यूज कर सकते हैं। हमेशा फैमिलीज लिख के प्लूरल करेंगे जरूरी नहीं है, इस रूप में भी ये प्लूरल वर्ब ले सकते हैं। क्लियर है? अब आपको देखना होगा, सेंटेंस पकड़ना होगा कि जो प्लूरल यूज किया जाएगा वो कब यूज किया जाएगा और सिंगुलर यूज होगा वो कब होगा। तो इसके लिए बस एक बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या,
अगर आपको इनमें से कोई भी उठा लिया सब्जेक्ट के तौर पे, बोर्ड, आर्मी, काउंसिल, क्राउड, असेंबली, टीम, ऑडियंस, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी उठा लिया, तो जिस काम की बात हो रही होगी वो काम अभी चल ही रहा है, अभी फाइनल फैसला पे नहीं पहुंचा है, सब लोग का माथा अभी लग ही रहा है उसमें, सब लोग अपना अपना प्रयास लगा ही रहे हैं उसमें, तब होगा प्लूरल। और जब सब का प्रयास मिलके एक हो गया और फाइनल रिजल्ट की बात आ गई, फाइनल कंक्लूजन की बात आ गई, मुद्दा जो है अंतिम चरम पे पहुंच गया कि हाँ यही डिसाइड हुआ है सबके द्वारा, तब सिंगुलर यूज होगा। बस आसान सा बात है। जैसे आप एग्जाम्पल्स को देखिए और भी आसानी से आप समझ जाइएगा। क्या लिखा हुआ है, कहता है द जूरी हैव नॉट गिवन देयर डिसीजंस। दो बातों पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे द जूरी लिखा है, इसके साथ क्या लिखा है, हैव। द जूरी के साथ हैव लिखने का मतलब क्या हुआ कि हम जूरी को प्लूरल मान रहे हैं। प्लूरल मानने का मतलब क्या हुआ कि लिख तो रहे हैं जूरी, लेकिन यहां कहने का मतलब हुआ इस ग्रुप के अंदर जितने भी जज हैं वो। तो द जूरी हैव नॉट गिवन देयर डिसीजंस। अब फिर इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, जूरी के लिए क्या लिखा गया है, देयर डिसीजंस। मतलब देयर किसके लिए यूज किया जाता है, एक से ज्यादा आदमी के लिए ना। और जब हम जूरी को एक से ज्यादा आदमी से संबोधित कर रहे हैं देयर लिख के, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह तो रहे हैं जूरी, लेकिन हम इशारा कर रहे हैं जितना भी जजों का ये जूरी बना हुआ है, जितने भी जज इस ग्रुप में लिए गए हैं डिसीजन देने के लिए, उन सारे जजों की ओर मेरा इशारा है। तो यहां जो जूरी लिखा हुआ है ये शब्द प्लूरल नेचर में यूज किया गया है इस सेंटेंस में। प्लूरल नेचर माने जूरी मतलब हुआ इसके अंदर के सारे जज। तो हैव भी सही है और देयर डिसीजंस ऑन दिस मैटर, मतलब ये जो जजों का पैनल बनाया गया, समूह बनाया गया है, इन्होंने, इनके सारे जजों ने अभी अपना डिसीजन इस मुद्दा पे नहीं दिया है, ये हुआ इसका मतलब। और फिर दूसरा एग्जांपल को हम देखते हैं तो क्या कहता है, द जूरी हैज डिसाइडेड टू क्लोज दिस केस। अब यहां जूरी के साथ क्या लिखा हुआ है, हैज। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी जूरी को हम अब क्या यहां इसी शब्द को प्लूरल मान रहे थे, अब इस सेंटेंस में जब हम पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस के अनुसार ये जो जूरी शब्द है उसको हम क्या मान रहे हैं, सिंगुलर मान रहे हैं। क्यों, क्योंकि जूरी के साथ वर्ब कैसा यूज किया गया, सिंगुलर हैज। तो क्या अर्थ हो जाएगा, द जूरी हैज डिसाइडेड टू क्लोज दिस केस। मतलब जैसे मान लीजिए 5 जज का समूह बनाया गया, एगो केस दिया गया उनको, पूछा गया 15 दिन बाद क्या जी क्या रिपोर्ट है, तो कहेंगे जूरी अभी इस पर काम कर ही रही है। तो हम लिखेंगे द जूरी आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस केस। द जूरी आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस केस, मतलब जूरी अभी इस मुद्दा पे काम कर ही रही है। जूरी इस मुद्दा पे काम कर रही है का मतलब क्या हुआ कि जो 5 जज आप लगाए थे वो 5 अभी अपना अपना माथा लगा रहे हैं कि हम क्या कहें, रिसर्च जैसे क्या होना चाहिए वो कर रहे हैं 5 के 5। और जैसे ही कहा जाएगा कि द जूरी हैज डिसाइडेड टू क्लोज दिस केस का ये मतलब हुआ कि अब वो जो 5 का अलग अलग माथा चल रहा था उसमें से कोई ना बोला होगा, कोई हाँ बोला होगा, लेकिन फाइनल फैसला क्या आया कि अब इस केस को क्लोज कर देंगे। तो फाइनल फैसले का मतलब क्या हुआ कि अब वो 5 माथा नहीं होके 5 एक माथा हो गया। मान लीजिए कि 3 आदमी बोले होंगे कि नहीं जी केस बंद कर दीजिए, और 2 आदमी बोले होंगे कि नहीं अभी केस मत बंद कीजिए, मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए, इसका और सुनवाई होना चाहिए। तो जो वोटिंग होगा वो किस पे जाकर टिकेगा, 3 बोले कि बंद कर दीजिए और 2 बोले कि नहीं चलने दीजिए, तो फैसला तो बंद करने वाला के तरफ जाएगा। लेकिन जब फाइनल फैसला आ गया तो अब ये 5 जो है वो 3 और 2 नहीं है, अब ये 1 है। तो इस क्रम में इसी तरह से इसी भावना के, इसी भाव के, इसी अर्थ के चलते कहा जाता है यहाँ पे जूरी होगा सिंगुलर, यहाँ पे होगा प्लूरल। ठीक इसी तरह लिखा हुआ तीसरा और चौथा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, ये कहता है द टीम हैव बीन ट्राइंग टू विन द गेम सिंस द फर्स्ट बॉल। मतलब जब से क्रिकेट की बात अगर हम करें तो कह रहा है कि जब से पहला बॉल डला है तब से ही पूरी टीम ने अपने आप को झोंक दिया है कि मैच जीत ही लेना है।
तो क्या लिखा गया, द टीम हैव बीन ट्राइंग टू विन द गेम सिंस द फर्स्ट बॉल। टीम पहले ही बॉल से गेम जीतने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे देखिएगा गौर से, टीम के साथ हैव बीन लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो टीम लिख के हम दिखाना चाह रहे हैं कि 11 खिलाड़ी पहले ही बॉल से अपने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मैच को जीत जाएं। तो यहाँ पे टीम शब्द जो है वो 11 खिलाड़ियों को निरूपित कर रहा है अगर क्रिकेट की बात करें तो। लेकिन अगर ठीक नीचे वाले एग्जाम्पल की हम बात करें तब क्या होगा, ये कहता है द टीम हैज वॉन बाय 6 विकेट्स। अब ये जो कह रहा है कि पहले ही बॉल से टीम जीतने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे 11 खिलाड़ी, कोई अच्छा फील्डिंग कर रहा है, कोई अच्छा बॉलिंग कर रहा है, कोई पहले से अच्छा बैटिंग कर चुका होगा। तो जो 11 वो ऑन ग्राउंड है, वो सब लोग अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कहेंगे कि टीम अच्छी लड़ाई लड़ रही है। टीम अच्छी लड़ाई लड़ रही है मतलब क्या है कि टीम के जितने भी सदस्य हैं वो अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब रिजल्ट आया तब कहेंगे टीम ने अच्छी लड़ाई लड़ी। तो जब लड़ रहे हैं तो द टीम आर फाइटिंग वेल, और जब लड़ाई हो गई द टीम हैज फाउट वेल। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से हम यहां देखेंगे द टीम हैव बीन ट्राइंग टू विन द गेम सिंस द फर्स्ट बॉल का मतलब क्या हुआ कि टीम पहले ही गेंद से खेल को जीतने का, गेम को जीतने का कोशिश कर रही है। और जब फाइनल हुआ तो क्या हुआ, ये 11 खिलाड़ी का अब रिजल्ट आ गया, मतलब अब 11 का जो अलग अलग प्रयास था वो प्रयास अब एक हो गया। और वो किस रूप में आया, विजय के रूप में, कि 6 विकेट से जीत गया। तो यहां पे जो ये टीम है ये 11 नहीं बल्कि ये कुल मिला के 1 को बता रहा है। लेकिन यहां जो टीम है वो 1 नहीं बल्कि 11 को, क्योंकि काम अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जूरी लिखा रहे, फैमिली लिखा रहे, क्लब रहे, कंपनी रहे, तो हैव भी हो सकता है, हैज भी, आर भी हो सकता है, इज भी, वाज भी हो सकता है, वर भी, V1 भी लग सकता है, V5 भी। कब लगेगा, जब आपको लगे कि जिस काम की बात हो रही है वो काम अभी चल ही रहा है, सब लोग अपने अपने स्तर से उसको कर ही रहे हैं, वो अभी अपने फाइनल पोजीशन पर नहीं पहुंचा है, तब हम लगाएंगे प्लूरल। और जब आपको लगेगा जिस काम की बात हो रही होगी सेंटेंस में, इन सब को सब्जेक्ट बना के लिखेगा, तब लगेगा आपको कि नहीं अब सब एक मती हो गया, सबका माथा, सबका प्रयास अलग अलग नहीं, अब सब प्रयास मिलके एक जगह आ गया, और इसीलिए ये फाइनल डिसीजन, फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन पे आ गया। तब हम कहेंगे कि नहीं अब ये सिंगुलर हो गया, अब सब मिलके एक हो गया, अब सब अलग अलग नहीं है। क्लियर है? आई होप जो पिछला स्लाइड के का जो जितना भी पॉइंट्स था वो और ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत लग रहा है, तो आप उसको कमेंट में नीचे डालिए कि कोई एग्जांपल, कोई टॉपिक, कोई मुद्दा, कोई लाइन आपको समझ में नहीं आया। और अगर सच में समझ में आ रहा है तो आप सब लोग हमारी मदद भी कीजिए, लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आप अभी तक नहीं किए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी अच्छा खराब हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छा होगा तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा होगा तो थोड़ा खुश हो लेंगे, और ख़राब रहेगा तो उसको सुधार लेंगे। ठीक है ना? तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में इन ये जो हम लोग रूल्स लिखे हैं उसके ऊपर सवाल रहेगा, सवाल को हम बनाएंगे, और फिर अगला वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद मैंने आपको पहले भी इस वीडियो के शुरुआत में कहा है कि पहला और आखिरी वीडियो में PDF डला हुआ है, आप आराम से क्वेश्चंस को बनाइए, आंसर्स भी लिखा हुआ है। फिर भी अगर दिक्कत होती हो तो आप कमेंट में डालिए कि प्रैक्टिस का इतना नंबर, सेट का इतना नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? सिंटेक्स के बाद फिर अगला चैप्टर हम लोग टाइम एंड टेंस शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।